और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कई खबरों की, लेकिन इस वक्त अपडेट देने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैच की। भारत ने 249 रन बनाए हैं, यानी 5 रन का पर ओवर का एक टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को। श्रेयस अय्यर ने 79 रन, अक्षर पटेल ने 42, हार्दिक पांड्या ने 45 रनों की पारी खेली। मैट हेनरी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मैट हेनरी के साथ अगर और लोगों की बात करें तो जेमिसन ने 1 विकेट लिया है, रोके ने 1 विकेट लिया है, सेंटनर ने भी 1 विकेट लिया है और रचिन रविंद्र ने भी 1 विकेट यहां पर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, जो इस वक्त का अपडेट है। हेनरी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। मैट हेनरी ने 5 का हॉल अपना कंप्लीट कर लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है ये मैच। कांटे का मैच लगातार माना जा रहा था, क्योंकि भारत न्यूजीलैंड के बीच ये राइवलरी ये तय करने वाली थी कि कौन ग्रुप में टॉप पर रहने वाला है, और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें तय होने वाली थी कि आगे किसका मुकाबला किससे होगा। लेकिन आज के मैच में भारत ने 249 रन का टारगेट न्यूजीलैंड के सामने रख दिया है। 9 विकेट पर 249 रन भारत ने यहां पर बनाए हैं। न्यूजीलैंड को अभी बैटिंग करनी है। यहां पर आखिरी ओवर में 2 विकेट गिरे। मनोज जोशी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, विराट कोहली एक ऐसा नाम जो पिछले दिनों से चमक रहा था, लेकिन आज 11 रन बनाकर ही आउट हो गए। वहीं रोहित शर्मा दूसरा नाम जिसके ऊपर दारोमदार था, आज 15 रन बनाए। लगता है ऐसा है कि अभी न्यूजीलैंड के उस असर से टीम इंडिया बाहर नहीं निकली है जो 3-0 से टेस्ट में स्वीप किया था। जी हाँ, फर्क इतना है कि जब हमारा क्लीन स्वीप हुआ था तब हम जो है स्पिनर्स को नहीं खेल पाए थे, लेकिन यहाँ आज तो मध्यम गति के जो तेज गेंदबाज हैं उन्होंने आज हमारी जो है अच्छी क्लास ली। और जिस तरीके से हेनरी ने 5 विकेट चटकाए। 2019 वर्ल्ड कप आपको याद है क्या राजीव जी? तब हेनरी, हम जो तैयारी कर रहे थे बोल्ट और सऊदी से निपटने की, लेकिन हेनरी आकर हमारे 3 विकेट चटका गए और जल्दी जल्दी उन्होंने 3 विकेट चटकाए। और आज उन्होंने वही कुछ याद दिलाया कि मैं जो 2019 वाला वही हेनरी हूं जो आप उसी तरीके से विकेट टॉप ऑर्डर के उखाड़ सकता है। तब जो है बहुत 4 विकेट गिरे थे भारत ने, 24 रन में 4 विकेट खो दिए थे। आज 30 रन में 3 विकेट भारत ने खो दिए। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इस मैच का अभी तक का जो इस पारी का रहा वो ये था कि 9 में से 6 खिलाड़ी हमारे शॉर्ट गेंदों पर आउट हुए हैं। तो हेनरी ने 3 खिलाड़ियों को जो शॉर्ट गेंद पर आउट किया, विराट, जडेजा और हार्दिक पांड्या शॉर्ट गेंद पर आउट हुए। उसके बाद आप देखें तो जेमिसन ने रोहित शर्मा और अक्षर पटेल को शॉर्ट गेंदों पर आउट किया। इसी तरीके से ओराउरके ने बिल्कुल वही चिरपरिचित अंदाज में, जैसे कि श्रेयस अय्यर अक्सर आउट होते हैं, उनको भी शॉर्ट गेंद पर आउट किया। तो शॉर्ट गेंदें आज वेपन साबित हुई हैं न्यूजीलैंड के लिए। और वहीं तारीफ करनी होगी यहाँ श्रेयस अय्यर की और हार्दिक पांड्या की, और साथ में अक्षर पटेल की भी, कि इन 3 बल्लेबाजों ने जो है पारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छी पार्टनरशिप की, एक 98 रन की पार्टनरशिप जो श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की तरफ से हुई थी, और वो भी तब जबकि 30 रन में 3 विकेट खो दिए थे। और उसके बाद एक और पार्टनरशिप जो भारत की 44 रन की जो पार्टनरशिप थी 5वें विकेट के लिए श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की, वो काबिले तारीफ थी, जिससे भारत लड़ने लायक स्कोर तक पहुंच गया। जी हां, 250 का टारगेट है। मैं समझता हूं कि इतना वन साइडेड नहीं होने वाला, क्योंकि ये रावलपिंडी नहीं है, कराची नहीं है, लाहौर नहीं है। वही मैं आपसे जानना चाहता था कि ये स्कोर सफिशिएंट है, क्योंकि मैं अगर अलग अलग एआई का इस्तेमाल करते हुए विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर देखता हूं तो अभी विनिंग प्रोबेबिलिटी में 47% भारत के हक में और 53% न्यूजीलैंड के हक में जा रहा है। शायद आप भी वही कहना चाहते हैं मनोज जी? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में केवल 266 का स्कोर एक बार चेज हुआ है, उसके अलावा इतना स्कोर चेज नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, जैसे भारत की क्षमताएं हैं, बल्लेबाजी है, उसको देखते हुए यहाँ कम से कम 270 रन बनने चाहिए थे, जिससे आप बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाते। लेकिन मैच एनीबॉडीज गेम है, कहीं भी जा सकता है। और यहाँ पर अब क्योंकि उनके पास 3-3 सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी बनाई, चाहे रचिन रविंद्र हो, टॉम लाथम हो या विल जंग हो, तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। केन विलियमसन है, मतलब कुल मिलाकर बल्लेबाजी उनके पास पर्याप्त है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि हमने आज वरुण चक्रवर्ती को खिलाया है, कुलदीप यादव हैं, 2 हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर हैं,
तो मैं समझता हूं कि जो बेस्वेल को कामयाबी अब तक मिल रही थी वो कामयाबी उनको यहां नहीं मिली। लेकिन मिचेल सेंटनर की तारीफ करनी होगी, बहुत सदी हुई गेंदबाजी उनकी रही और जो टर्न उनको मिला वो बड़ा काबिले तारीफ था। तो मुझे लगता है अगर विकेट पर टर्न है तो उसका वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव भी फायदा उठाएंगे। हम तो 4-4 स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं इस मैच में, 4-4 स्पिनरों के साथ उतर रहे हैं और शायद ये एक बहुत बातचीत का एक मुद्दा रहा था कि भारत 4 स्पिनर लेकर वहां पर पहुंचा है और भारत ने उस पिच को बहुत स्टडी किया हुआ है। लेकिन मेरे सहयोगी के साथ बात करते हुए कुछ देर पहले आपने ना तो विराट और ना ही रोहित शर्मा किसी पर दांव लगाया था, आपने दांव लगाया था श्रेयस अय्यर पर और वो दांव एकदम सटीक निशाने पर बैठा। जी हाँ, उससे ये बात समझी भी जा सकती थी क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में केवल श्रेयस अय्यर ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स की अच्छी खासी धुलाई करते हैं और आज भी वही कुछ हुआ। वो स्पिनर्स के सामने बहुत कंफर्टेबल थे, कोई उन्होंने जोखिम नहीं उठाया, बल्कि डर ये था कि कहीं ये अपनी पुराने चिरपरिचित अंदाज में शॉर्ट पिच डिलीवरी पर आउट ना हो जाएं, जैसे कि वो अक्सर आउट होते हैं। क्योंकि विलियम ओ राउरके पर भी वो लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे, एक ओवर में 3 चौके भी उन्होंने लगाए और जिस तरह से वो खेले, स्वीप शॉट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, उस दिशा में उन्होंने शॉट खेले, पुल शॉट उनके बहुत काबिले तारीफ थे, मिड विकेट बाउंड्रीज पर उन्होंने कई चौके लगाए। लेकिन आखिरकार हुआ वही जो जिस पर वो अक्सर फंसते हैं और वो आउट हुए एक शॉर्ट पिच डिलीवरी पर, जिस पर वो पुल खेलने गए और वो आउट हुए। लेकिन साथ ही में देखिए, ये तो श्रेयस अय्यर की बात हो गई, यहाँ मैं फील्डिंग की तारीफ करूंगा न्यूजीलैंड की, क्योंकि फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी। मैं कहूँगा जो फोस्टर उनके फील्डिंग कोच हैं आज अपनी पीठ खुद थपथपा रहे होंगे, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया, जिस तरह से हेनरी को जो 5 विकेट मिले उसमें से 2 विकेट तो फील्डर्स की बखूबी, फील्डर्स की काबिलियत की वजह से मिले। अगर आप देखें विराट कोहली का जो विकेट था जिस पर वो कट करने गए थे, जैसे कि ये इस सीरीज में दूसरी बार कट करते हुए वो आउट हुए। कट करना उनका कोई पसंदीदा शॉट नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से वो आउट हुए, ग्लेन फिलिप्स ने दाईं ओर गोता लगाया, एक हाथ से कैच को लपका। मैं समझता हूं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का ही नहीं बल्कि इस वर्ष का 2025 का शायद सर्वश्रेष्ठ कैच होगा जो उस पर विराट कोहली आउट हुए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक और कैच था जो जडेजा का कैच केन विलियमसन ने लपका, वो भी उन्होंने दाईं ओर गोता लगाया था, इन्होंने बाईं ओर गोता लगाया और बिल्कुल उसी चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने कैच किया। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, क्योंकि एक फील्डर जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है तो कप्तान भला उससे कैसे पीछे रह सकता है। पूर्व कप्तान, आप देखिए कप्तान ही उनके लिए मुंह से निकलता है। केन विलियमसन ने वही शानदार अपनी फील्डिंग का परिचय दिया और कैच पकड़ा। तो ये फील्डिंग हो आउटस्टैंडिंग, उनकी फास्ट बॉलिंग देखिए आउटस्टैंडिंग। हालांकि आज हमने उनके ब्रेसवेल जिन्होंने 4 विकेट चटकाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उनको हमने चलने नहीं दिया, लेकिन सेंटनर के सामने आज बहुत एहतियात बरता भारतीय बल्लेबाजों ने और उसी का एक पारितोषिक कह लीजिए कि हम 250 के करीब स्कोर तक पहुंच गए। 250 के करीब स्कोर तक पहुंच गए और आपने कहा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही रंग बदला हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करना चूज किया था, क्या ये फैसला न्यूजीलैंड का पिच को देखते हुए आप सही मानते? देखिए, थोड़ा सा आश्चर्य तो मुझे हुआ था, लेकिन उनको ये भी लगा कि भाई भारत भी अपने दोनों मैच जो है फील्डिंग पहले फील्डिंग करते हुए जीता है, तो हम भी क्यों ना फील्डिंग करके ही ट्राई करें। क्योंकि दुबई की कंडीशंस को जितना भारत अच्छे तरीके से समझता है उतना शायद न्यूजीलैंड नहीं, और न्यूजीलैंड यहाँ पर अब पहला मैच खेलने के लिए आया है भारत से। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि अब बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि बाद में जो गेंदबाजी होगी वो कैसी गेंदबाजी होगी और वहाँ पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का कैसा रोल होगा, कितनी गेंद फंसकर आएगी, क्योंकि फ्लड लाइट्स में खेलना थोड़ा सा स्पिनर्स को मुश्किल होता है। ये बहुत कुछ ओस पर भी निर्भर करेगा कि आज अगर ओस है तो भारतीय गेंदबाजों को कि 4-4 स्पिनर से भारत उतर रहा है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अगर ओस नहीं हुई तो मैं समझता हूँ कि भारत जो है उनको 250 का लक्ष्य जो है पूरा नहीं होने देगा। ये काफ़ी कुछ ओस पर भी निर्भर करेगा और बाकी जो स्पिनर्स की जो काबिलियत है, क्योंकि हमारे पास कलाइयों के फनकार भी हैं और हमारे पास उंगलियों के फनकार भी हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती तो एक मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं जो बीच बीच में उंगलियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि है मूलतः वो लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर। जी, वो रिस्ट स्पिनर हैं। मैं एक चीज़ और देख रहा था मनोज जी, और बड़ा मज़ेदार फैक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ा। इस पूरे मैच को अगर इसके स्कोर कार्ड को अब तक के देखें तो भारत की टीम में 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कैच आउट हुए हैं, एक एलबीडब्ल्यू और एक नॉट आउट हुआ है। ये कैच आउट होने की क्या वजह है? क्या ये पिच ऐसा बिहेव कर रही है कि प्लेयर टाइम नहीं कर पा रहा शॉट को?
बहुत सही आपने पॉइंट पकड़ा। मुझे तो अपनी नौकरी खतरे में लग रही है। मुझे लग रहा है कि आप शायद स्पोर्ट्स का दरअसल हुआ यही है कि यहाँ जितनी भी गेंदें आई हैं उसको बल्ले के बीचों बीच लेने की कोशिश जरूर की गई, क्योंकि गेंद थोड़ा सा फंसकर आ रही थी, रुककर आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में या तो एजेस लगे हैं बहुत ज़्यादा, करीबी फील्डर्स के हाथों जो है कैच हुए हैं, और अगर किसी ने सामने भी खेलने की कोशिश की है तो गेंद को वो मिडिल नहीं कर पाया। तो ये टाइमिंग की गड़बड़ी है वो शायद इसीलिए होती है जब गेंद जो है थोड़ा सा फंसकर आती है और बल्लेबाज उसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाता। तो ऐसी स्थिति में एजेस लगते हैं, या अगर आप सामने भी खेलते हैं तो सामने आपका शॉट जो लॉन्ग ऑन पे जाना चाहिए वो मिड ऑन तक ही सिमट जाता है, बहुत दूर तक नहीं जा पाता, क्योंकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई होती। तो यही कुछ दिक्कतें थी जिससे खिलाड़ी भी ज़्यादा कैच आउट हुए, फील्डर्स ने अपने काम को बहुत बखूबी अंजाम दिया। जो आपको दिखने में लग रहा होगा कि एक दो कैच छूटे हैं, वो दरअसल कैच नहीं थे, हाफ चांसेस थे, और वो अगर कोई और फील्डर होता या कोई और टीम होती तो उसके लिए वो जाती ही ना कैच के लिए। लेकिन इन्होंने कैच बनाने की कोशिश की। कई ऐसे फील्डर्स होते हैं, जैसे हमारे मोहम्मद अजरुद्दीन हुआ करते थे, जब लोग ये कहते थे कि भाई उनके रिफ्लेक्सेस खराब हो गए हैं और वो कैच छोड़ रहे हैं, वो कैच नहीं छूटता था, वो दरअसल कैच होता ही नहीं था, वो उसको कैच बनाते थे और उस प्रयास में कई बार कैच छूटते थे, ऐसा लगता था कि कैच छूट गए हैं। तो यही कुछ आज न्यूजीलैंड के फील्डर्स के साथ भी हुआ। वाकई उनकी फील्डिंग को सलाम। मैं कहूंगा मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, आज दिल जीत लिया केन विलियमसन ने शानदार कैच लपक कर, और साथ ही ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का बेहतरीन कैच लपक कर। विराट कोहली का बेहतरीन कैच लपक कर, और मेरे ख्याल से इस बात पर आईसीसी की भी नज़र होगी कि इस ट्रॉफी और इस कंपटीशन के दौरान वो कौन से बेहतरीन कैचेस हैं जो कि आईसीसी की किताब में शुमार किए जा सकते हैं, शायद उस पर नज़र होगी। लेकिन अब उतरेगी न्यूजीलैंड की टीम खेलने के लिए। न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर आपको लगता है दारोमदार रहेगा टीम को बिल्ड करने का, रनों को बिल्ड करने का, और वो क्या आपको टॉप ऑर्डर समझ में आता है या मिडिल ऑर्डर वहां का? देखिए, टॉप ऑर्डर भी अच्छा है और मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, बल्लेबाजी स्ट्रांग है, और 5 बल्लेबाज उनके लेफ्टी हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। लेकिन हमारे पास कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है, क्योंकि बाएं हाथ का जब बल्लेबाज होता है वो ऑफ स्पिनर के सामने थोड़ा फंसता है। हमने यहाँ वाशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाया। अब मैं तो ये मानकर चल रहा था, मैंने प्री शो में भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर लेफ्टी बल्लेबाज ज़्यादा हैं तो वाशिंगटन सुंदर को ले जाने का औचित्य तभी समझ में आता है जब आप लेफ्टी बल्लेबाजों के सामने एक ऑफ स्पिनर को उतारें। अब हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं, अब कुलदीप यादव की जिम्मेदारी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है, जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, और उनकी गेंद जो पड़कर बिल्कुल ऑफ स्पिन की तरह ही जाती है, तो वो कितने खतरनाक साबित होंगे इन 5 बल्लेबाजों के लिए, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि टेक्निकली यदि आप देखेंगे तो कुलदीप यादव एक बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं भारत के लिए, और साथ ही वरुण चक्रवर्ती भी। नो डाउट अपने दर्शकों को हम ये इशारा तो दे चुके हैं कि 249 का स्कोर जिसको 250 में तब्दील करके मैच को जीतना है न्यूजीलैंड के लिए, ये आसान तो नहीं होने वाला जितना अब तक की बातचीत में था। लेकिन भारत को करना क्या होगा? पहले 10 ओवर में भारत की स्ट्रेटेजी आपको क्या समझ में आती है? जो मैदान पर है तय वही करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अब तक के अनुभव के आधार पर? देखिए, भारत के पास जो है ना उतने फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर नहीं है। हमारे पास जो है हार्दिक पांड्या है, जो बहुत अनुशासित गेंदबाजी करते हैं, बहुत शानदार उन्होंने बल्लेबाजी तो का मुजाहरा तो किया ही, लेकिन साथ में मोहम्मद शमी हैं। शमी कितने फिट हैं वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो भारतीय टीम के जो सहायक कोच हैं दोस्टे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ कर दिया था कि हो सकता है कि भारतीय टीम में कई खिलाड़ी, कई गेंदबाज जो है अपना कोटा भी पूरा ना कर पाएँ ओवर्स का, क्योंकि हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते सेमीफाइनल को ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए मैच के परिणाम को उतना ज़्यादा तवज्जो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं कहूँगा आप उतरे हैं फील्ड पर तो एक बड़े हुए मनोबल के साथ आप जाएं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। लेकिन ये है कि भारत पहले 10 ओवर में अगर कोई स्पिनर को उतार दे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी के विकल्प नहीं है जो उनके पास थे। शॉट पे डिलीवरीज उनकी बहुत खतरनाक साबित हुई। वैसे शमी यहाँ पर काफ़ी अपनी शॉट पे डिलीवरी से खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाली फॉर्म से उन्हें उभरना होगा, क्योंकि वहाँ वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, और जो 5 वाइड उन्होंने पहले ओवर में की थी उन सब चीज़ों से बचना होगा।
मुझे कम से कम एक चीज़ तो दिखाई पड़ती है कि आखिरी के 2 ओवर में भारत कैपिटलाइज नहीं कर पाया। इन 2 ओवरों में अच्छे रन निकाले जा सकते थे, जिसकी हम सभी उम्मीद भी कर रहे थे। इन 2 ओवरों में हमने 2 विकेट भी गंवा दिए और उतने रन नहीं बटोर पाए जो वनडे में अक्सर एक पहचान के तौर पर रहा है। लेकिन अभी ब्रेक चल रहा है, मुझे उम्मीद है आपकी भी नज़र बनी रहेगी जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम उतरती है। तो फिलहाल के लिए मनोज जी, मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इस मैच पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि मैच जब पूरा होगा मुझे उम्मीद है मुस्कुराते हुए भारत की जीत के साथ उस पर चर्चा करने के लिए ज़रूर मौजूद रहेंगे दर्शकों के सामने। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।